टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 27 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट स्पार्क द किलाड़ी कंट्रोवर्सी। इसमें हम किलाड़ी तमिलनाडु के एक एक्सकवेशन साइट के बारे में बात करेंगे जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम एआई प्लोरीफरेशन के बारे में बात करेंगे। फैथोमिंग अमेरिका प्लान टू मैनेज एआई प्लोरीफरेशन। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट क्या कर रहा है जिसके थ्रू जो एआई टेक्नोलॉजी है वो डिफ्यूज़ ना हो बाकी कंट्रीज़ में, उसे रोकने के लिए जैसे न्यूक्लियर प्लोरीफरेशन था उसी तरीके से एआई प्लोरीफरेशन यहाँ रोकने की कोशिश की जा रही है। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वैक्सीनेटिंग इंडिया। मेनली जो आर्टिकल है वो डेटा बेस्ड आर्टिकल है, रीसेंट रिपोर्ट है उसे डिस्कस किया है। वो रीसेंट रिपोर्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डेटा इम्पॉर्टेंट है, प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट स्पार्क द किलाड़ी कंट्रोवर्सी। आर्टिकल द हिंदू में आया है, प्रीलिम्स 2026 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किलाड़ी एक्सकवेशन साइट के बारे में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंस में GS1 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, प्री में भी और मेंस में भी। इसके अलावा जो एंशियंट मोनूमेंट्स है उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है या फिर उसमें इश्यूज आते हैं तो आपको इस कंट्रोवर्सी को उसमें लिखना होगा। या तो आप इसे इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं या अपने मेन बॉडी में एज एन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में आपको सीखने के लिए मिलेगी। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, क्या है ये किलाड़ी। किलाड़ी एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन साइट है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब प्रीलिम्स में जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपको ऐसे पूछ ले, किलाड़ी तमिलनाडु, संघोल हरियाणा, थर्ड आपको पूछ ले धोलावीरा राजस्थान। ऐसे आपको स्टेट अलग अलग पूछ सकता है ना। तो संगोला आपका पंजाब में है ना। बाकी धोलावीरा के बारे में तो पता ही होगा। तो इस तरीके से भी आपको प्री में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन June 17 आर्कियोलॉजिस्ट के अमरनाथ रामकृष्णन whose excavation at Kiladi in Tamil Nadu drew the national attention was transferred yet again, this time from New Delhi to Greater Noida. Mr. Ramakrishna, who was serving as a director antiquity and as a director of National Mission on Monuments and Antiquities, will now be the director of NMMA only. The NMMA unit set up in 2007, according to sources, remains almost defunct. So basically जो अमरनाथ रामकृष्ण जी हैं उनका ट्रांसफ़र बार बार किया जा रहा है। जो कि डायरेक्टर थे, पहले एंटिक्विटी के डायरेक्टर थे और साथ ही में नेशनल मिशन ऑन मोन्यूमेंट एंड एंटिक्विटी के डायरेक्टर थे। अब उन्हें एंटिक्विटी के डायरेक्टर से हटा दिया गया है, सिर्फ NMMA के डायरेक्टर अभी वो बचे हुए हैं। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ये डिफंक्ट हो गया है। सो कहीं ना कहीं ये पनिशमेंट पोस्टिंग या पनिशमेंट ट्रांसफ़र उनका किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है इसके बारे में अभी और समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो मिस्टर रामाकृष्णा है और ASI दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ ASI है जो चीज़ों के लिए प्रेशराइज कर रहा है, जो मिस्टर रामाकृष्णा जी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, और दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट के कारण पॉलिटिकल क्लैश भी शुरू हो चुका है केंद्र सरकार और तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। नाउ प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। How did the Kiladi excavation begin? Kiladi has become a symbol of pride for many in Tamil Nadu. Over a decade ago, Amarnath Ramakrishna, then the ASI's superintending archaeologist, had initiated excavation at a site known as Pallichanthai Tidal in Kiladi. ठीक, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट साइट का नाम हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। पल्लीचंथाई टाइडल इन किलाड़ी। ठीक, तो जो आपके अमरनाथ रामकृष्ण जी थे, लगभग एक दशक हो गया, उसके पहले उन्होंने इस पर्टिकुलर साइट पे एक्सकवेशन शुरू किया था। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें साइट की तो लगभग 100 एकड़ का एरिया है जहाँ पर कोकोनट के पेड़ लगे हुए हैं।
जो रामाकृष्ण जी हैं उन्होंने लगभग 100 से अधिक साइट्स एक्सकवेशन के लिए क्या की गई थी, आइडेंटिफाई की थी, जो कि किसके अलॉन्ग है, वैगई रिवर के अलॉन्ग है। वैगई रिवर इंडिया की जो सबसे सदर्न रिवर है, सदर्न मोस्ट रिवर में से एक रिवर है। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ बहती है, किस डायरेक्शन में जाती है, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, ये आप लोग मुझे कमेंट पे बताएंगे। नाउ बात करते हैं कि जो 100 साइट थी उसमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट थी वो थी किलाड़ी एक्सकवेशन साइट, जो कि तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। इट वॉज इन द किलाड़ी दैट दे अनअर्थ over 7,500 ancient artifacts, including wall structure, drainage system, and well, all evidence of sophisticated urban society that thrive, है ना। तो किलाड़ी में लगभग 7,500 के आसपास एंशियंट आर्टिफैक्ट्स मिले थे, उसके साथ जिसमें वॉल स्ट्रक्चर थे, ड्रेनेज सिस्टम था, वेल्स थी, और ये सब सारी चीज़ें एक अर्बन सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है। सो कहीं ना कहीं ये जो साइट मिली है ये अर्बन सोसाइटी, मतलब उस समय अर्बन एरिया रहा होगा। और ये जो साइट है, जो एविडेंस मिले हैं कार्बन डेटिंग में इसके, ये पाया गया है कि 2160 साल पुरानी है, लगभग सेकेंड सेंचुरी बीसी के बात की जा रही है। और सेकेंड सेंचुरी बीसी में कौन सा एज हुआ करता था, संगम पीरियड या संगम एज कहा जाता था। अभी हम संगम एज को ना अर्बन नहीं मानते हैं, रूरल ही मानते हैं, लेकिन अगर ये जो फाइंडिंग्स मिली है ये कंफर्म कर दिया जाता है तो ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग जो है फाइंडिंग्स रहेगी, और जो हिस्ट्री है उसे चेंज भी कर सकती है अगर इसे एक्सेप्ट किया जाता है तो। नाउ बात कर लेते हैं आगे, व्हाट मेड द फाइंडिंग सिग्निफिकेंट। There was no evidence of religious symbol at the excavation site, which hinted at the secular nature of civilization. So एक स्टेटमेंट में आपको ये पूछा जा सकता है, किलाड़ी एक्सकवेशन के बारे में 7,500 आपको आर्टिफैक्ट्स मिले, ये जो है मेनली रूरल है या फिर अर्बन है, दोनों में से एक चीज़ आएगी, अर्बन आया तो सही, रूरल आया तो नहीं, और ये सोसाइटी सेक्युलर नहीं रिलीजियस है। सेक्युलर आएगी तो सही, रिलीजियस आएगी तो गलत। ऐसे आपको 3 स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। सो ये एक सेक्युलर साइट थी, यहाँ पर कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं मिला है। जो तमिल हिस्टोरियन है, जो एंथुसियास्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि जो तमिल सिविलाइजेशन था वो कितना एडवांस था, ये उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है। ठीक, व्हाट डिड द पॉलिटिकल क्रिटिक्स एक्यूज सेंटर ऑफ डूइंग। सारी चीज़ें 2017 में शुरू हुई जब एएसआई ने सबसे पहले मिस्टर रामाकृष्ण को असम में ट्रांसफ़र किया। उस समय लगभग फर्स्ट टू फेज ऑलमोस्ट होने वाले थे। उसके बाद political critics accused the center of deliberately derailing the excavation. It is because the center that had promised funding and support for the further digs delayed board after the second phase, है ना। उसके बाद फिर जो केंद्र सरकार थी वो पैसा देना भी बंद कर दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिले किया। तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई सरकार जो है नहीं चाहती है, केंद्र सरकार की यहाँ पर एक्सकवेशन हो। जो लोकल पॉलिटिशियन है उन्होंने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाए कि जो तमिल हेरिटेज है उसे सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। By 2017, the excavation had entered its third phase, this time under archaeologist P.S. Sriraman. After excavating just around 400 square meter, he reported a lack of continuity in brick structure. So 2017 में जो थर्ड फेज शुरू हुआ, एंटर हुआ, उस समय जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो P.S. श्रीरमन थे, और इन्होंने 400 स्क्वायर मीटर एक्सकवेशन किया और ये बता दिया कि भाई ब्रिक स्ट्रक्चर में तो कंटिन्यूटी है ही नहीं जो प्रीवियसली डिस्कवर की गई थी। तो जो नई फाइंडिंग्स है पुरानी फाइंडिंग्स में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा था। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है ऑब्वियसली वो भी स्टेप इन हुई, जो मद्रास हाई कोर्ट है वो स्टेप इन हुई। और क्या कहा मद्रास हाई कोर्ट ने, जो जज थे वो खुद एक्सकवेशन साइट पे विजिट करके आए और फिर कोर्ट ने डायरेक्ट किया एएसआई to continue the excavation and allowed the Tamil Nadu State Department of Archaeology to get involved। ठीक है, तो इसमें इन्होंने दो चीज़ कही कि एएसआई ही क्या करेगा, एक्सकवेशन करेगा, प्लस जो तमिलनाडु का स्टेट डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी का वो भी इसमें शामिल रहेगा, ताकि है ना देखने के लिए बेसिकली ओवरसाइट के पर्पज से सब मिल करके करेंगे तो एएसआई अपनी मनमानी ना करे। The department in 2019 published a report asserting that Kiradi was an urban settlement dating back to Sangam era between the 6th BC and 1st century। ठीक है, फर्स्ट एडी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो 2019 में जब रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसमें सीधे मान लिया गया कि किलाड़ी जो है अर्बन सेटलमेंट है। इन 2013 मिस्टर रामाकृष्ण हु वाज ट्रांसफर्ड बैक टू तमिलनाडु
सबमिटेड हिज रिपोर्ट ऑन द फर्स्ट 2 phases ऑफ एक्सकवेशन। 2023 में रामाकृष्ण जी को वापस भेज दिए थे, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया अभी रिसेंटली, अब इनको नोएडा भेज दिया गया है। तो इनको बार बार तमिलनाडु भेजा जा रहा है, फिर वापस बुलाया जा रहा है। अब जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है वो क्या है, जो पहले 2 फेज़ के एक्सकवेशन की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में ये कंट्रोवर्सी है। लगभग 2.5 साल से ये रिपोर्ट एएसआई के पास थी और लास्ट मंथ एएसआई ने ये रिपोर्ट रामाकृष्ण जी को भेजा और कहा कि इस रिपोर्ट को रिवाइज करिए। द एएसआई क्वेश्चन द डेटिंग एंड द डेप्थ ऑफ सर्टेन फाइंडिंग सजेस्टिंग द एविडेंस फॉर द अर्लियस्ट पीरियड एज इट अपीयर्ड टू बी वेरी अर्ली। तो एएसआई का ये कहना है कि भाई एक बार आप फिर से करिए, क्योंकि जो एविडेंस मिले हैं वो बहुत पुराने मिल रहे हैं और जो उनको उम्मीद लग रही है वो ये कि ये रीसेंट की फाइंडिंग्स होनी चाहिए, ना कि संगम एरा की फाइंडिंग होना चाहिए। और उन्होंने इसके साथ साथ जो टेक्निक यूज़ की गई है एक्सकवेशन में फाइंडिंग्स को इवेल्युएट करने में वो भी सही नहीं है, ये भी कहा है। मिस्टर रामाकृष्ण बोल रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं चेंज करने वाला हूँ, आई विल नॉट rewrite the conclusion, defending his work as a scientific sound based on a rigorous archaeological standard। उन्होंने अपना जो वर्क है उसे क्या किया है, डिफेंड किया है। He argued that the report chronology was backed by स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस, मटेरियल कल्चर एंड एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटरी। सो ये जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं कि क्रोनोलॉजी या एक्सकवेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें है ना यूज़ की जा सकती है, कैसे किया जा सकता है। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन स्ट्रेटेजिक सीक्वेंस हो जाएगा, दूसरा मटेरियल कल्चर हो जाएगा, तीसरा एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोग्राफी स्पेक्ट्रोमेट्री हो जाएगा। सो ये तीनों पॉइंट भी आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। Why did the ASI decision spark political outrage? Against this backdrop, many political parties in Tamil Nadu have slammed the ASI decision. They have termed it as a blatant attempt to suppress the Tamil heritage. They argued that the center refusal to acknowledge Kiladi's significance were not just about science but also about politics. Ramakrishnan findings were not technically well supported and further scientific studies were required to validate the finding. ठीक है, तो ये जो तमिलनाडु है वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा ही नहीं चाहता कि जो तमिलनाडु का हेरिटेज है वो बाहर आए, उसे सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर साइंस नहीं पॉलिटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका ये कहना है कि भाई जो रामाकृष्णन की फाइंडिंग है वो टेक्निकली वेल सपोर्टेड नहीं है और इसलिए इस फाइंडिंग्स को वैलिडेट नहीं किया जा सकता और साइंटिफिक स्टडीज़ करने की हम बात कर रहे हैं। सो ये बेसिकली पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है। होपफुली ये कॉन्ट्रोवर्सी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए वो एएसआई है। एएसआई की जो स्थापना है ना किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट भी इन्हें कहा जाता है इंडिया में। नेक्स्ट है कहाँ हेडक्वार्टर एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मेन जो पर्पस है वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना, पब्लिश करना जो भी रिसर्च में आया है, प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन ऑफ एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड साइट्स अंडर द 1958 एक्ट, है ना। तो ये मेन पर्पस है, प्रिजर्व करना एंशिएंट मोनूमेंट्स को और साइट्स को, ये मेन फंक्शन है। ये आपको ध्यान रखना होगा, आपको ये सब सारी चीज़ें प्री में पूछी जा सकती है। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल क्लियर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फैथोमिंग अमेरिकाज प्लान टू मैनेज एआई प्लोरीफेरेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित आर्टिकल है। एआई के बारे में हम बात करेंगे, पर एआई का जो डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका चाहता है कि एआई कहाँ पर रहे, सिर्फ उसके पास रहे ये टेक्नोलॉजी और उसके अलाइज के पास, इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी किसी और के पास ना जाए। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन को एज अ न्यूक्लियर वॉरहेड की तरह ट्रीट कर रहा है या फिर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझ रहा है कि अगर एआई टेक्नोलॉजी बाकी उसके एडवर्सरीज़ के पास जाती है तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्लोरीफेरेशन है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और उसी से संबंधित ये आर्टिकल है कि अमेरिका क्या कर रहा है, रिसेंटली उसने क्या स्टेप्स ली है, ये सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और कैसे ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। सो ये एक ही डायमेंशन है आपके लिए। एआई से रिलेटेड अगर ऐसे आता है तो उसमें आप ये एंगल भी दिखा सकते हैं। दूसरा, आपको अगर एआई से रिलेटेड है ना क्वेश्चन भी आता है तो भी उसमें आप जो डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी है या नॉन प्लोरीफेरेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। सो रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने फ्रेमवर्क फॉर एआई डिफ्यूजन को क्या किया है, अनल्ड किया है, रिमूव कर दिया है।
तो फ्रेमवर्क ऑफ एआई डिफ्यूजन में था क्या, इट इज़ अ सेट ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अनाउंस्ड अर्लियर दिस ईयर। सो ये बेसिकली जो फ्रेमवर्क था इसमें एक्सपोर्ट कंट्रोल से रिलेटेड प्रोविज़न थे। एक्सपोर्ट कंट्रोल मतलब क्या हो गया कि किस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो एक्सपोर्ट है उसे कंट्रोल किया जाए और जो टेक्नोलॉजी है वो अपने एडवर्सरी तक ना पहुंच पाए और सिर्फ अपने एलाइज के पास रहे। हाउएवर रीसेंट डेवलपमेंट सजेस्ट दैट द कंट्रोल ऑन एआई आर लाइकली टू परसिस्ट अ बिट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये तो हटा दिया इन लोगों ने, है ना, लेकिन जो अभी भी कुछ चीज़ें हैं वो अभी भी लागू हैं और परसिस्ट कर रही हैं और एक्सपोर्ट कंट्रोल पूरे तरीके से नहीं हटे हैं। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल से पहले तो नुकसान क्या था इस पर बात करेंगे, इसको हटाने के बाद जो चीज़ें हैं वो क्या नहीं आई हैं और उससे क्या नुकसान होगा इस पर भी बात करेंगे। During the final week of its tenure, the Joe Biden administration announced the AI diffusion framework, combining export control and export licenses for AI chips and model weights. It effectively viewed AI like a nuclear weapon. So जो बाइडन के जो कुछ आखिरी हफ्ते बचे थे उसमें AI डिफ्यूजन फ्रेमवर्क आया। इसमें एक्सपोर्ट कंट्रोल था, एक्सपोर्ट लाइसेंस लगाए गए थे। ये दोनों चीज़ें थी किसके ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स के ऊपर एंड मॉडल वेट्स के ऊपर। अंडर द प्रपोज फ्रेमवर्क कंट्रीज सच एज चाइना एंड रशिया वर एम्बार्गोड, ट्रस्ट एलाइज वर फेवर्ड, है ना। तो ऑब्वियसली चाइना और रशिया को ना मिल पाए तो ऐसे इन पर्टिकुलर कंट्री के लिए जो प्रोविजंस थे वो हार्ड प्रोविजंस थे, एक्सपोर्ट कंट्रोल कहीं अधिक थे और जो इनके अलाइज हैं उनके लिए फेवर किया गया था इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में, है ना। तो उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो ना के बराबर होगी। एंड अदर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सेस टू एडवांस एआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज़ के लिए तो और भी रिस्ट्रिक्शन थे जो चाइना रशिया में भी नहीं है और उनके अलाइज भी नहीं है। The rationale for these rules was that computational power dictate AI capability. The greater the compute, the better the AI, है ना। तो जो चिप है, यहाँ सेमीकंडक्टर चिप की बात कर रहे हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बेसिकली डिसाइड करता है कि कंप्यूटेशनल पावर क्या होगी। माइक्रो प्रोसेसर अगर नहीं रहेगा, इस तरह की एआई चिप नहीं बनेगी तो फिर एआई डेवलप हो सकता है क्या, बहुत अच्छा एआई डेवलप नहीं हो सकता। आपकी कंप्यूटेशनल जो पावर है जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना बेहतर एआई काम कर सकता है, उतना एडवांस आप रह सकते हैं। So, for the US to preserve its lead, it needed to prevent adversaries from acquiring powerful compute while ensuring that AI development stays within the US and its allies. So, US चाहता है कि भाई वो जो मोनोपोली है, जो लीड उसने बना के रखा है वो हमेशा रहे और उसके जो एडवर्सरी हैं उनको ये पावरफुल टेक्नोलॉजी ना मिल पाए। द फ्रेमवर्क एम टू टाइटन दिस कंट्रोल एंड एस्टेब्लिश अ प्रिडिक्टेबल सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसेस एंड स्टैंडर्डाइज कंडीशन। However, imposing such sweeping restriction affecting adversary and partner alike brought many unintended effects, proving counterproductive। पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया उसमें कंट्रोल को टाइट कर दिया गया, एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम बनाया गया, एक होलिस्टिक सिस्टम बनाया गया जिसमें जो कंडीशंस है उसे स्टैंडर्डाइज किया गया, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ सारी चीज़ें गई। लेकिन ये स्वीपिंग रिस्ट्रिक्शन थे, मतलब एकदम सभी के लिए ब्लंटली ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए जिससे एडवर्सरी तो बुरे तरीके से अफेक्ट हुए, जो अलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है इसका उन पर भी इम्पैक्ट पड़ा। और जो यूएस कह रहा था कि जो हमारे अलाय हम उनको फेवर करेंगे वो नहीं हो पाया। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, अनचाहे परिणाम बहुत ज़्यादा उनके लिए भी रहे जो उनके मित्र थे। द फ्रेमवर्क सेट a concerning precedent for technology cooperation with the US, especially for its allied signal the US willingness to dictate how other nation conducted their affairs। ठीक है, तो जो फ्रेमवर्क था ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा था किसमें, टेक्नोलॉजी कॉपरेशन विथ यूएस। ये कहीं ना कहीं ये सिग्नल दे रहा था कि कंट्री को अपने अफेयर कैसे कंडक्ट करना है वो कौन डिसाइड करेगा, यूनाइटेड स्टेट डिसाइड करेगा। तो अगर ऐसा होगा तो जो उसके अलाइज होंगे वो अल्टरनेटिव टू यूएस इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और करेंगे ही, परस्यूइंग देयर ओन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी, है ना। तो जैसे इंडिया की अगर बात करें, अगर इंडिया के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो इंडिया क्या करेगा, अल्टरनेटिव जो इकोसिस्टम होगा उससे डेवलप करने की कोशिश करेगा। हो सकता है रशिया के साथ मिलकर ये काम करे, हो सकता है चाइना भी कॉपरेशन करने के लिए तैयार हो जाए। सो एक
जो अलाइज हैं वो भी यूएस से दूर जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का सिग्नल हो रहा था। एडिशनली द फ्रेमवर्क वुड ट्रीट एआई अ सिविलियन टेक्नोलॉजी विद मिलिट्री एप्लीकेशन एज इफ इट वर अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी विद सिविलियन यूजेस, है ना। तो अगर हम एआई की बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिलिट्री, ये एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और उसका सिविलियन यूज़ है, ये बिल्कुल नहीं है, वाइसा वर्सा है ना, रिवर्स है। ये एक सिविलियन टेक्नोलॉजी है, मतलब ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल है वो सिविलियन पर्पस के लिए होता है रेदर देन मिलिट्री। अब उसके बाद सेकेंडरी अगर देखें तो मिलिट्री यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मेजरली ये सिविलियन टेक्नोलॉजी है, अनलाइक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो कि मेनली क्या थी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी और उसका डुअल यूज़ करके हम बिजली बना रहे थे। ठीक है, एआई इनोवेशन इज इनहेरेंटली सिविलियन इन इट्स ओरिजिन एंड इंटरनेशनल इन स्कोप। Finally, the system created an enduring incentive for the global scientific ecosystem to develop pathways to circumvent the need for powerful compute to make powerful AI, thereby undermining the very lever that US sought to employ. For example, China DeepSeek R1 exemplifies this. So basically क्या हो रहा है, अगर ये US का फ्रेमवर्क रहता तो जो ग्लोबली साइंटिफिक इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं से जो कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ रही है उसकी ज़रूरत ना पड़े ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना लेता और पावरफुल एआई डेवलप कर लेता। यही चीज़ डीप सीक R1 ने किया है चाइना के। तो बहुत कोशिश तो ज़रूर की यूनाइटेड स्टेट ने की बाकी कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ना जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अल्टरनेटिव लोग निकाल लेते हैं अगर उन्हें डेवलप करना है तो। सच ट्रेंड कैन मेक इस एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन एआई चिप्स एन इनइफेक्टिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। सो इस तरह के जो ट्रेंड आ रहे हैं इससे जो भी पॉलिसी बना रही है एक्सपोर्ट कंट्रोल की ऑन एआई चिप्स वो बेसिकली क्या कर रहा है, पॉलिसी को इनइफेक्टिव बना रहा है। It is for this reason that the Trump administration revoked the AI diffusion framework. This is welcome news for India, which was not favorably placed under the framework. However, the underlying US thinking and approach towards AI diffusion will likely persist, manifesting in other form. The AI technology race is still on, and the US intent to restrict Chinese access on the AI chips still endures. ठीक है, तो अब नुकसान किसको हो रहा है यार, इंडिया को हो रहा है। तो फ्रेमवर्क तो जो था एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क उसे तो रिवोक कर दिया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि अच्छी न्यूज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर थिंकिंग की बात करें और जो अप्रोच है एआई डिफ्यूजन की यूएस की वो अभी भी सेम है, दूसरे फॉर्म में है पर सेम है। ऐसे में इंडिया को और नुकसान हो सकता है। चाइना ने तो अल्टरनेटिव ढूंढ लिया पर इंडिया वाले नहीं ढूंढ पा रहे ना यार। इंडिया वाले ढूंढ पाते तो अभी तक एक आध अच्छा मतलब उस डीप सिक लेवल का हमें कुछ ना कुछ इन्वेंशन मिल जाता है ना, कुछ ना कुछ इनोवेशन करके ये कर लिए होते, पर अभी तक नहीं कर पाए। तो नुकसान किसको हो रहा है, इंडिया को हो रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर देते तो इंडिया वाले भी अपना जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसका जो रिवॉल्यूशन है उसमें तेज़ी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सफिशिएंट अमाउंट में है, पर स्टिल अभी हम इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें प्रॉपरली रिसर्च नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं तो पॉसिबल रिप्लेसमेंट। तो पॉसिबल रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि मार्च 2025 की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड एडेड सेवरल कंपनीज टू इट्स एंटिटी लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो रिसेंटली यूएस ने क्या किया, मार्च 2025 में जो एक्सपोर्ट कंट्रोल की लिस्ट थी है ना, एक्सपोर्ट कंट्रोल की जो लिस्ट थी और जो कंट्रीज़ जो इंक्लूड की गई थी, कंपनीज़ जो इसमें इंक्लूड की गई थी वो बढ़ा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो चाइनीज़ कंपनी है, जो रशियन कंपनी है, उन्हें बैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा यूएस लॉ मेकर्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू लेजिस्लेशन मैंडेटिंग बिल्ट इन लोकेशन ट्रैकिंग फॉर एआई चिप्स टू प्रिवेंट देयर इलिसिट डाइवर्जन इनटू चाइना, रशिया एंड अदर कंट्री ऑफ कंसर्न। तो यूएस लॉ मेकर ने रिसेंटली एक नया लेजिस्लेशन लेकर आए हैं जिसमें बिल्ट इन लोकेशन ट्रैकिंग की जाएगी फॉर एआई चिप्स, की जो एआई चिप्स है वो कहाँ पहुँच रही है। रशिया में तो नहीं जा रही है, चाइना में तो नहीं जा रही है, या फिर कोई कंट्री ऑफ कंसर्न है वहाँ तो नहीं पहुँच रही है। तो बेसिकली यहाँ पर एआई चिप को क्या कर रहे हैं, सर्वेलेंस में डाल रहे हैं। अगर इंडिया ने लिया और इंडिया की जो एआई चिप इंडिया में ही रह रही है, लेकिन ये क्या करेंगे, सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो इंडिया को ट्रस्ट करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। Such measures are problematic in their own way. New concerns related to ownership, privacy and surveillance will proliferate। है ना, तो ये चीज़ अगर इन्हें टेक्नोलॉजी ले भी ली
तो इंडिया को हमेशा सर्वेलेंस का खतरा रहेगा, और हमारा राइट टू प्राइवेसी तो वैसे ही फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 पुट्टास्वामी केस. While malicious actor might be sufficiently motivated to circumvent this control, legitimate and beneficial use by other could inadvertently discourage. ठीक है, तो जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि भाई चाइना और रशिया जो है उनको टेक्नोलॉजी ना मिले, पर वो कुछ ना कुछ करके टेक्नोलॉजी डेवलप तो कर ही रहे हैं. नुकसान किसको हो रहा है? जो इनके एलाइज हैं, जो इंडिया है, उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और वो बेसिकली फिर इन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना. वो डिस्करेज होंगे क्योंकि सर्वेलेंस हो रहा है भाई. ऑटोनॉमी भी कुछ होती है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. सो जस्ट लाइक the old framework, this will lead to concern about losing strategic autonomy for any nation buying AI chips, है ना. तो ये ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप करेगा, लैक ऑफ ऑटोनॉमी इंश्योर करेगा, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लूज कर सकता है इंडिया अगर ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है तो. सो ये बेसिकली पूरा का पूरा आर्टिकल है. इसमें बाद में बस कंक्लूजन लिखा है कि यूएस को थोड़ा सोचना चाहिए कि जो उसके अलायंस हैं उनको नुकसान हो रहा है, और है ना इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उससे अगर वो रोक कर रखेगा, अगर वो अपने ही टेरिटरी में कोशिश करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी कंट्री कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगी. ठीक है, सो ये आपका क्या है आर्टिकल है. होपफुली आपको आर्टिकल क्लियर हो गया. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वैक्सीनेटिंग इंडिया. आर्टिकल द हिंदू में आए हैं और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. GS1 में भी आपको वैक्सीनेशन कवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो यहाँ पर हम जो रिसेंटली लैंसेट की रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करेंगे यार. जो डेटा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. मेंस में आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है. सो रिसेंटली इंडिया का जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है वो बहुत लगातार बढ़ा है. उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो 2023 में 1.44 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी 0 डोज चिल्ड्रन है. इसका मतलब इन्हें एक भी डोज नहीं लगा है वैक्सीनेशन का अलग अलग डिसीज़ की. और इंडिया जो है इज़ अमॉन्ग द 8 कंट्रीज विद ओवर 50% ऑफ द नियरली 60 मिलियन 0 डोज चिल्ड्रन ग्लोबली, है ना. तो इंडिया जो है लगभग उन 8 कंट्रियों में आता है जहाँ पर 0 डोज चिल्ड्रन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है. ठीक, तो बेसिकली ये 8 कंट्री हैं उसमें 2 ट्रेड हमें देखने को मिलते हैं. एक तो ये कि ये कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन है या फिर बहुत लिमिटेड रिसोर्स है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने के लिए. इंडिया के साथ ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है. स्टिल इंडिया इस तरह की चीज़ें फेस कर रहा है. 2023 में इंडिया में 23 मिलियन बेबीज़ बॉर्न हुए हैं जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है. 2024 की अगर हम बात करें तो जो चाइना है उसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स ग्लोबली हैं, लगभग 9.5 मिलियन. काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर 9.5 और 23 मिलियन. नेक्स्ट ईयर इंडिया में थोड़ा बहुत हो सकता है कम हुआ हो, पर स्टिल जो आपका जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है. दो द नंबर ऑफ 0 डोज चिल्ड्रन इज स्टैगरिंग when seen in the context of number of newborns in India, the percentage of 0 dose children in India is 6.2. है नंबर, एब्सोल्यूट नंबर में तो थोड़ा ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है यार. 1.44 मिलियन इज़ अ वेरी बिग नंबर. पर अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ किसके 23 मिलियन बेबीज़ के, तो टोटल 6.2% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें 0 डोज मिल रहा है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन का. A study in 2021 found that the India sharply reduced the percentage of 0 dose children from 33% in 1992 to 10% in 2016. ठीक है, तो परसेंटेज तो लगातार गिरा है पिछले 2-3 दशकों में. लेकिन कोविड के समय अगर हम बात करें तो 2019 में लगभग 1.4 मिलियन ऐसे लोग थे जो 0 डोज चिल्ड्रन थे, है ना, जिन्हें एक भी डोज नहीं मिला था. ये बढ़ करके 2021 कोविड के समय में 2.7 मिलियन पहुंच गए. फिर से गिरे 2022 में 1.1 मिलियन हुए, और फिर 2023 में 1.44 बढ़ करके हो गए. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड ईयर में पहले बढ़े, फिर कम हुए, फिर थोड़ा सा बढ़े, फिर हल्का सा कम होके बढ़ गए हैं. ठीक है, तो ये पैटर्न रहा है. स्टेडली ना इंक्रीज़ हुए हैं ना स्टेडली डिक्रीज़ हुए हैं. इस तरह के स्टेटमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार पूछे जाते हैं. स्टेडली इंक्रीज़ हुआ है या स्टेडली डिक्रीज़ हुआ है वैक्सीनेशन कवरेज इन द लास्ट 5 ईयर. ठीक है, इसके बाद अगर स्टडी 2021 की उसकी बात करें तो ज़्यादातर जो लार्ज परसेंटेज ऑफ 0 डोज चिल्ड्रन है वो कहाँ होंगे? यूपी में, बिहार में, है ना, बीमारू स्टेट में ही होंगे जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ कैपेसिटी नहीं है. मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र
अनयूजुअल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और गुजरात वो भी अनयूजुअल है क्योंकि इन दोनों के पास रिसोर्सेज सफिशेंट है। इसके अलावा हाई प्रोपोर्शन अगर देखें तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी देखने को मिलता है। इसके रीज़न रिलीजियस भी हो सकते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस भी हो सकते हैं, जो पोवर्टी है वो भी हो सकता है। ओवर द ईयर्स द डिफरेंस इन जीरो डोज चिल्ड्रन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, रूरल अर्बन स्टेटस हैज़ रिड्यूस सब्सटेंशियली, ऑब्वियसली है ना। लगातार जो है जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे और रूरल अर्बन स्टेटस के बेस पे डिफरेंस जो है गिरता जा रहा है, लेकिन स्टिल अभी ये हाई है, स्पेशली अमॉन्ग पुअर्स, मदर विथ लो एजुकेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड मुस्लिम्स। ये चार कम्युनिटी की अगर हम बात करें, मुस्लिम्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पुअर और महिलाएं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो उन लोगों की अगर बात करें तो इनके बच्चों में भी आपको जो इम्यूनाइजेशन है, जो वैक्सीनेशन है, वो कम देखने को मिलेगा। सो ये डेटा आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें और कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।